हेलो साथियों, नमस्कार। मैं जे चौधरी प्रयास के डिजिटल मंच से आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। हमारा जो टास्क आधारित टेस्ट चल रहा है उसमें हिस्ट्री के संदर्भ में जो क्वेश्चन है उस पे हम चर्चा करने वाले। तो आपका जो इस बार रिवीजन टेस्ट के अंदर एक तो मुगल वाला टॉपिक था और एक नेशनल मूवमेंट वाला रिवीजन टॉपिक थे। तो इससे संबंधित कौन कौन से मुख्य क्वेश्चन है और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन रहे हैं, आपको मजा आ रहा होगा करने में। मुगल कालीन प्रशासन में करोड़ी नामक अधिकारियों की नियुक्ति किस शासक ने की थी? तो इसका मतलब ये बात हो रही है मुगल प्रशासनिक अधिकारियों की। किसकी हो रही है? मुगल प्रशासन में जो अधिकारी नियुक्त किए जाते थे उसकी बात की जा रही है। मुगल प्रशासन को अपन मोटे रूप से दो भागों में बांटते हैं, एक तो केंद्रीय प्रशासन और एक प्रांतीय प्रशासन। केंद्रीय प्रशासन के अंदर जनरली सम्राट या राजा होता है या बादशाह होता है, और उसके नीचे दीवान या वकील या प्रधानमंत्री होता है। फिर मीर बख्शी होता है, फिर खानसामा होता है, फिर काजी उल कुजात होता है, फिर सदर होता है। इस प्रकार से कुछ अधिकारी होते हैं। प्रांतीय व्यवस्था की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? अकबर ने की थी। कब करी थी? 1580 में। अब यहाँ क्या पूछा है कि करोड़ी नामक अधिकारियों की नियुक्ति। तो करोड़ी नामक अधिकारियों की नियुक्ति अकबर के द्वारा ही की जाती थी। किसके द्वारा की गई है? अकबर के द्वारा ही करोड़ी नामक अधिकारी नियुक्त किए जाते थे, जो अतिरिक्त राजस्व वसूलने के लिए, क्या अतिरिक्त राजस्व वसूलने के लिए करोड़ी नामक अधिकारियों की नियुक्ति की गई थी। कहाँ पर? सरकार अर्थात जिला स्तर पर। ठीक। और अकबर ने एक साथ 182 करोड़ियों की नियुक्ति की थी, और प्रति वर्ष इनको, या मैं ऐसे कहूं कि वार्षिक 25 लाख रुपए करोड़ियों को रेवेन्यू कलेक्शन करना होता था। तो इसका सही आंसर हो गया अकबर। अगला क्वेश्चन देखिए आप। मुगल प्रशासनिक अधिकारियों में गलत कूट को चयन करें, असंगत कौन सा है? तो मीर बख्शी, तो ये मुख्य सेनापति नहीं होता है, पहला ही गलत है। मीर बख्शी जो था केंद्र में भी होता है, प्रांतों में भी होता है। ये सेना विभाग जो है उसका प्रधान है, लेकिन मुख्य सेनापति नहीं है। मुख्य सेनापति तो सम्राट खुद ही होता था। लेकिन युद्ध के समय मीर बख्शी क्या करता था? सेना की कमांडिंग करता था। तो युद्ध के समय तो सेनापति बनेगा या नेतृत्व करेगा, लेकिन मुख्य सेनापति तो सम्राट ही होगा। इसके अलावा मुख्य सेनापति जो मीर बख्शी का काम करेगा उस दौरान ये वेतन भी देगा। तो सैनिकों को सरखत पत्र जारी करके युद्ध के दौरान क्या देगा? वेतन देगा। सामान्य कंडीशन में तो वेतन कौन देने वाला अधिकारी है? दीवाने तन नामक अधिकारी सामान्य स्थितियों में वेतन देता था, जबकि युद्ध के समय मीर बख्शी देता था। मीर बख्शी के नीचे मनसबदारी व्यवस्था भी संचालित की जाती थी। मीर बख्शी के द्वारा मनसबदारी व्यवस्था भी संचालित की जाती थी। ठीक है। अगल क्या है? मीर बहर। मीर बर का मतलब है वन अधिकारी। मीर सम है प्रधान रसोईया। सदर सदूर है धार्मिक मामलों का प्रधान। इसके अलावा काजी उल कुजात होता है जो मुख्य न्यायाधीश या न्याय विभाग का प्रधान होता है। ठीक है, तो ये नीचे वाले तीनों सही है, ये गलत है। ठीक। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखिए। काकोरी ट्रेन की घटना का संबंध कौन नहीं है? तो काकेरी कांड 9 अगस्त 1925,
यूपी में हुआ ये। कहाँ हुआ? यूपी में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्यों द्वारा सरकारी खजाने को लूटने हेतु ये एक प्रयास था, जो 8 डाउन ट्रेन जो है उसको लूटा जाता है काकेरी स्टेशन के ऊपर। एचआरए के सदस्यों में राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाक उल्ला खां, रोशन लाल, इन सभी ने मिलकर ट्रेन को लूटा। लेकिन सूर्य सेन का संबंध इस घटना से संबंधित नहीं है। सूर्य सेन चटगांव शस्त्र कांड के अंदर आता है। चटगांव बम कांड से संबंधित कौन है? मास्टर सूर्य सेन। यह घटना कब हुई? 1930 में। तो इसका सही आंसर हो गया, सूर्य सेन इस घटना में शामिल नहीं था, काकर की घटना में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए। सुभाष चंद्र बोस ने किस देश में आजाद हिंद रेडियो शुरू किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद रेडियो की शुरुआत मलाया से करी थी। कहां से करी थी भाई? मलेशिया से करी थी। ठीक है ना। जबकि आजाद हिंद फौज, आजाद हिंद फौज का गठन कैप्टन मोहन सिंह और जापानी मेजर फ्यूजीवारा, किसने करी? फ्यूजीवारा ने करी। कालांतर में मलेशिया में ही सुभाष चंद्र बोस को आजाद हिंद फौज का क्या सौंपा गया? नेतृत्व सौंपा गया। और उस दौरान इन्होंने नारा दिया, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें क्या दूंगा? आजादी दूंगा। क्या दूंगा? आजादी। उसी दौरान आजाद हिंद रेडियो की स्थापना या शुरुआत करी थी सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से नौजवान भारत सभा 1928 के संस्थापकों में से शामिल नहीं है। तो नौजवान जो भारत सभा है वो 1900, ये बाई मिस्टेक है, 26 है। 1926 में नौजवान भारत सभा की स्थापना कहाँ पे हुई? लाहौर के अंदर हुई। किसके द्वारा? यशपाल, भगत सिंह और छबली दास पाल। किसके द्वारा? छबली दास पाल के द्वारा हुई। तो इसके अंदर लोकनाथ बाल शामिल नहीं था। आगे बात समझ में है? ये एक क्या थी? क्रांतिकारी संगठन या संस्था थी। और फिर 1928 के अंदर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की गई। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और इनके सुखदेव राजगुरु जो साथी थे उनके द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। खुदीराम बोस ने किस स्थान पर किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया? तो ये मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस के द्वारा 1908 के अंदर क्या किया? किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया और इसको फिर गिरफ्तार करके खुदीराम बोस को फांसी लगा दी। फांसी पर चढ़ने वाला सबसे छोटा क्रांतिकारी कौन? खुदीराम बोस, सबसे छोटा क्रांतिकारी। नेक्स्ट देखिए। 1937 में हुए चुनावों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किस प्रांतों में सरकार नहीं बना सकी? तो 1937 में हुए चुनावों में, तो ये 1937 के चुनाव हुए थे फेब मार्च के अंदर। तो उस समय कुल कितने 11 कितने प्रांत थे? 11 प्रांत थे। 11 प्रांत में शुरुआत में कांग्रेस की सरकार स्पष्ट कितने प्रांतों में बनी? कितने प्रांतों में? 5 प्रांतों में। जैसे
संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, बिहार, है ना, उड़ीसा, इन प्रांतों के अंदर सरकार का गठन होगा। फिर बाद में 3 और प्रांतों में कांग्रेस ने अपनी सरकार जोड़ तोड़ करके बना दी, तो कुल 8 प्रांतों में सरकार का गठन हो गया। लेकिन 3 ऐसे प्रांत थे जहां पर सरकार का गठन कांग्रेस का नहीं हुआ था। 2 अन्य जगह तो था, जैसे पंजाब और बंगाल में अलग पार्टियां थी। तो पंजाब और बंगाल इसका सही आंसर है। यूनियनिस्ट पार्टी की सरकार बनती है पंजाब में, कृषक प्रजा पार्टी की सरकार बनती है कहां पर, बंगाल के अंदर। ठीक है ना। इसके अलावा और उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत के अंदर जॉइंट सरकार बनती है, और एक जगह सिंध वाले इलाके में किसकी सरकार बन गई, मुस्लिम लीग की। नेक्स्ट देखिए, निम्न क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। मतलब सबसे पहला कौन सा घटना घटित हुई, तो सबसे पहला निम्न का क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले है भारत शासन अधिनियम 1935, अगस्त प्रस्ताव 1940, क्रिप्स मिशन 1942, वेवेल योजना 1945। तो 1, 2, 4, 3, ये आंसर आपका क्या हो गया, सही हो गया। भारत शासन अधिनियम 1935 में आया, जो आज तक के अधिनियम में सबसे बड़ा है, और इसका सबसे मुख्य प्रावधान जो था, प्रांतीय द्वैध शासन को समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन का लागू करना। ठीक। अगस्त प्रस्ताव क्या था भाई, सरकार मान रही है कि भारतीयों को उत्तरदायी शासन की स्थापना करेंगे, लेकिन कैसी स्थापना करेंगे, अधिराज्य के रूप में। क्रिप्स मिशन भारत आता है स्टेफर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में, और वो भी यही बात दोहराता है कि उत्तरदायी सरकार की स्थापना की जाएगी, लेकिन आप युद्ध के अंदर हमें क्या करो, सहयोग। फर्स्ट वर्ल्ड वार के अंदर भारतीयों ने सहयोग किया ही था, लेकिन बदले में कुछ मिला नहीं। तो अब द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों से सहयोग लाने के लिए ये हमें लालच दिया गया कि आप युद्ध में सपोर्ट करोगे तो आफ्टर दैट विक्ट्री हम आपका उत्तरदायी सरकार की स्थापना करेंगे। और वेवेल योजना, ये वेवेल वायसराय 1945 के अंदर आता है, और सभी पार्टियों को वायसराय की कार्यकारिणी में अपने सदस्यों को नियुक्त करने की सलाह देता है। तो 14 सदस्य नियुक्त किए जाएंगे वायसराय की कार्यकारिणी में, लेकिन शिमला सम्मेलन जो होगा उसमें मोहम्मद अली जिन्ना लीग की ओर से और मौलाना अबुल कलाम आजाद कांग्रेस की ओर से मुस्लिम सदस्यों के नाम को लेकर विवाद हुआ, और शिमला सम्मेलन असफल हो गया। नेक्स्ट देखिए, भारत शासन अधिनियम 1935 दासता का बंधन पत्र जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया था, क्योंकि इसके अंदर भी अधिनियम जो आया उसमें भी भारत को अधिराज्य की बात ही कही गई थी। तो इसलिए गांधी ने इसको पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी थी, उत्तर दिनांकित या उत्तर तिथीय चेक। उसके आगे भारत शासन अधिनियम को दिवालिया बैंक की संज्ञा दी थी। किसने, नेहरू ने। और नेहरू ने इसको दासता का बंधन पत्र भी कहा है। क्या कहा है, दासता का बंधन पत्र भी कहा है। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना 15 अगस्त 1906 को हुई थी।
ये बात कब की हो रही है? बंगाल विभाजन के विरोध में जब भारतीयों के द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया जा रहा है? स्वदेशी व बहिष्कार आंदोलन चलाया जा रहा है। उस समय भारतीयों ने विदेशी शिक्षा का और विस्तारों का क्या किया था? बहिष्कार। तो विदेशी शिक्षा का जब बहिष्कार होगा तो उस दौरान आपको भारतीय स्कूल और कॉलेज खोलने होंगे, और उस दौरान कई सारे स्कूल कॉलेजों की स्थापना हुई। तो उसके लिए राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन हुआ 15 अगस्त 1906। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। लेख मैं नास्तिक क्यों हूं? ये पुस्तक भगत सिंह की है। किसकी है? भगत सिंह जी की है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए। कांग्रेस का दूसरा ग्रामीण अधिवेशन था। तो कांग्रेस के आजादी से पहले दो ग्रामीण अधिवेशन हुए। पहला ग्रामीण अधिवेशन हुआ था 1936-37 वाला, जो कौन सा अधिवेशन था? फैजपुर अधिवेशन था। कौन सा अधिवेशन है? फैजपुर अधिवेशन है। ठीक है। और फैजपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी थी? जवाहरलाल नेहरू ने करी थी। और इसमें कांग्रेस ने समाजवादी को अपना क्या बनाया था? लक्ष्य बनाया था। और दूसरा ग्रामीण अधिवेशन जो हुआ वो 1939 में हुआ। कौन सा अधिवेशन हुआ? त्रिपुरी अधिवेशन हुआ। किसकी अध्यक्षता में हुआ? सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में। लेकिन गांधी और बोस के मध्य विवाद हो गया। बोस ने क्या दे दिया? त्याग पत्र। त्रिपुरी कहाँ है? जबलपुर एमपी में है। ठीक है ना। शेष समय के लिए फिर राजेंद्र प्रसाद ने इसकी क्या करी? अध्यक्षता करी। तो आजादी से पहले दो ही अधिवेशन हुए थे। ये दूसरा अधिवेशन ग्रामीण है, त्रिपुरी में पहला है फैजपुर के अंदर। ठीक है ना। हरिपुरा अधिवेशन 1938 में हुआ था सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में। लखनऊ अधिवेशन 1936 में हुआ था जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। अगला क्वेश्चन देखिए। बांटो और छोड़ो का नारा किसने दिया था? तो बांटो और छोड़ो का नारा मोहम्मद अली जिन्ना ने दिया था 1943 के कराची अधिवेशन में। मुस्लिम लीग के कराची अधिवेशन में जिन्ना अब खुलकर सामने आ जाता है कि हमें तो बांटो और छोड़ो अर्थात पृथक पाकिस्तान चाहिए ही चाहिए किसी भी हाल में। अगला क्वेश्चन देखिए। बोस के त्यागपत्र के बाद 1939 में कांग्रेस का अध्यक्ष शेष समय के लिए किसे नियुक्त किया गया था? तो अभी अपन बात कर रहे थे कि गांधी व बोस के मध्य वायसराय की कार्यकारिणी में नामित सदस्यों को लेकर विवाद। इसके अलावा गांधी के प्रतिनिधि पट्टाभी सीतारमैया बोस के सामने बुरी तरह पराजित हुए, अध्यक्ष पद के लिए खड़े हुए थे, इसलिए गांधी नाराज हो गया था। इसलिए शेष समय मतलब बोस ने त्याग पत्र दे दिया, तो शेष समय के लिए फिर मई से आगे राजेंद्र प्रसाद ने अध्यक्षता करी थी। बोस त्याग पत्र देकर फॉरवर्ड ब्लॉक नामक एक नई पार्टी का गठन करेंगे जो आज भी चल रही है। नेक्स्ट। भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान में कौन सा प्रांत शामिल नहीं किया? तो पृथक पाकिस्तान बनाने के लिए रहमत अली चौधरी ने सबसे पहले 1933 में पाकिस्तान शब्द का क्या किया? प्रयोग किया। और चौधरी जो था कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का छात्र था। कहाँ का छात्र? कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र ने एक पंपलेट निकाला 1933 में, नाउ एंड नेवर। नाउ एंड नेवर के अंदर मतलब अभी नहीं तो कभी नहीं, पाकिस्तान शब्द दिया पहली बार। 5 प्रांतों को शामिल किया गया: पंजाब, कश्मीर, बलूचिस्तान,
सिंध और उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत। तो इसमें क्या शामिल नहीं था? लाहौर शामिल नहीं था। तो ये आज के हमारे हिस्ट्री के क्वेश्चन थे। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे किए होंगे आप लोगों ने। सभी साथियों को धन्यवाद। हाँ तो दोस्तों अब हम बात करेंगे हमारे एसएसटी में जो हमारे वर्ल्ड जीके से रिलेटेड जो हमारे क्वेश्चंस हैं उनके बारे में। ठीक है दोस्तों, लेते हैं हमारा यहाँ आज का पहला क्वेश्चन। कॉनीफेरस, कॉनीफेरस पेड़ हम किसको कहेंगे दोस्तों? तो ये याद रखना है पहले आपको कि कॉनीफेरस जो होता है, ये कॉनीफेरस होता है शंकुधारी पेड़। शंकुधारी जो पेड़ होते हैं ये कोनीफेरस कहलाते हैं। शंकुधारी पेड़ क्या कहलाते हैं? कोनीफेरस कहलाते हैं। अब अपने को ये देखना है कि शंकुधारी जो पेड़ है वो कहाँ मिलेंगे। तो शंकुधारी जो पेड़ होते हैं ये अपने को उपध्रुवीय क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं, है ना, ध्यान रखना है, उपध्रुवीय क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं। और सामान्यतः अब देखो इसमें दो ऑप्शन में कंफ्यूजन पैदा हो रहा है, शीतोष्ण में और उपध्रुवीय में। तो यहां पे ये याद रखना कि अगर दोनों ऑप्शन में आ जाते हैं तो उपध्रुवीय जो क्षेत्र है ये उपध्रुवीय क्षेत्र ही शीतोष्ण का निर्माण करता है। और यहां पे क्या पूछ रहा है कि किस जलवायु क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, ये क्षेत्र पूछ रहा है यहां पे। जलवायु तो शीतोष्ण है लेकिन यहां पे क्षेत्र कौन सा है? उपध्रुवीय है, ये ध्यान रखना है। तो राइट आंसर हमें देना होगा उपध्रुवीय जो क्षेत्र हैं यहां पे अपने को ये कॉनीफेरस जो बने यानी शंकुधारी पेड़ है वो देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है भूमध्य सागरीय वनस्पति में प्रमुख वृक्ष कौन से हैं? दोस्तों भूमध्य सागरीय वनस्पति, भूमध्य सागरीय वनस्पति कौन सी होती है? जो हमारे भूमध्य सागर है ना, जो अपने अफ्रीका और यूरोप के बीच में है वो वाली। तो भूमध्य सागरीय वनस्पति में हमारे जो प्रधान पेड़ होते हैं वो ये होते हैं लेवेंडर और ऑलिव। ऑलिव होता है दोस्तों जैतून का पेड़। तो भूमध्य सागर में हमें लेवेंडर और ऑलिव के पेड़ देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट आते हैं वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? दोस्तों जब वन्य जीव संरक्षण अधिनियम बनाया गया था तो उसमें कुल 6 अनुसूचियां रखी गई थी। 6 अनुसूचियों को 5+1 के रूप में हम जानते हैं। 5 सूची में तो वाइल्ड लाइफ को यानी वन्य जीवों को रखा, ठीक है, और +1 यानी छठी जो अनुसूची है यानी 6th जो अनुसूची है उस 6th अनुसूची में क्या किसको रखा गया? प्रतिबंधित पौधों को, ठीक है, प्रतिबंधित पौधों को रखा गया। और प्रतिबंधित पौधों में जैसे पिचर का जो पौधा है, पिचर, ये पिचर का जो पौधा है ये इस तरह के जो पौधे हैं उनको इस कैटेगरी में रखा गया, स्थान दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। कुजबास, कुजबास किस देश का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र है? दोस्तों ये कुजबास कोयले के लिए भी जाना जाता है, इंडस्ट्रियल जोन के रूप में भी जाना जाता है, और कुजबास जो एरिया है वो है हमारे रूस का, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। ब्रिटेन में सबसे पुराना औद्योगिक क्षेत्र कौन सा है? दोस्तों ब्रिटेन की अगर हम बात करेंगे, ब्रिटेन के औद्योगिक क्षेत्रों की अगर हम बात करेंगे तो ब्रिटेन के औद्योगिक क्षेत्रों में अगर हम देखें सबसे पुराने पर तो मिडलैंड्स जो होता है ना दोस्तों, मिडलैंड्स, ये मिडलैंड्स क्या है? हमारा ब्रिटेन का सबसे पुराना औद्योगिक क्षेत्र है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। रेंचिंग क्या होता है? दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ना। रेंचिंग जो प्रणाली होती है ये व्यापारिक पशुपालन पे होती है, यानी व्यावसायिक पशुपालन। ये हम इसको हम क्या कहेंगे? व्यापक पशुपालन की कैटेगरी में हम शामिल करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। शिफ्टिंग कल्टीवेशन, शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है? स्थानांतरित कृषि। स्थानांतरित कृषि यानी शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो होता है, इस शिफ्टिंग कल्टीवेशन को हम भारत में क्या कहते हैं? झूम। ये स्थानांतरित कृषि है, इसको हम भारत में झूम कहते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक विकसित कृषि आधारित उद्योग कौन सा है? दोस्तों बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। राजस्थान में सबसे ज्यादा विकसित कृषि आधारित उद्योग जो है वो है हमारा चमड़ा उद्योग, लेदर। ठीक है, ये याद रखना है। लेदर क्या, सॉरी क्या बोल रहा हूं यार मैं, कपास उद्योग है ना, कॉटन, कॉटन उद्योग जो है, कपास उद्योग है, वो हमारा राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग है। चमड़ा उद्योग भी पशुपालन आधारित है और पशुपालन जो होता है वो कृषि पर ही बेस्ड होता है, बट यहां पे हम आंसर जो करेंगे वो कपास को करेंगे। ठीक है,
नेक्स्ट पे आ जाते हैं, भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना कहाँ हुई है? तो दोस्तों भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान जो है वो है जोधपुर में। ठीक है, और जोधपुर को हम क्या कहते हैं दोस्तों? जोधपुर जो है वो कहलाता है हैंडीक्राफ्ट सिटी कहलाता है, ये ध्यान रखना है, हैंडीक्राफ्ट सिटी जोधपुर को हम नाम देते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, अब बहुत शानदार क्वेश्चन है, देखो, आंगल व कांगसा किसके निर्माण से रिलेटेड है? तो दोस्तों आंगल और कांगसा जो है ये दरी निर्माण में यूज में होने वाले उपकरण हैं, दरी निर्माण में ये उपकरण यूज में आते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, भूमध्य सागरीय प्रकार की कृषि निम्नलिखित जिस प्रदेश में की जाती है? दोस्तों ये यूएसए का जो कैलिफोर्निया प्रदेश है यहां पे अपने को भूमध्य सागरीय कृषि देखने को मिलेगी, ये ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे, यहां पे हम ले रहे हैं, देखो, ब्रिस्बेन। ये ब्रिस्बेन दोस्तों हमारे ऑस्ट्रेलिया में है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट पे आते हैं, कौन सा संयुक्त राज्य अमेरिका का औद्योगिक प्रदेश नहीं है? तो दोस्तों ये नहीं है, अभी हमारा जस्ट क्वेश्चन था मिडलैंड्स हमारे ब्रिटेन का है, तो मिडलैंड्स इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? तो दोस्तों विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान ये केबुल जो है, और ये कहां पर है दोस्तों? मणिपुर में है। और मणिपुर में किस झील पर है? इस झील का नाम है लोकटक, ये लोकटक झील है, ये ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है, भारत के निम्नलिखित टाइगर रिजर्व में से कौन सा मिजोरम में है? तो दोस्तों ये दम्फा जो है ये मिजोरम में स्थित है, ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये थे हमारे एसएसटी ज्योग्राफी के क्वेश्चन। बाकी मैं आमंत्रित करता हूं हमारे अन्य टीचर को, जो हम ये क्वेश्चन सेशन है वो आपके लिए लेकर आएंगे। ओके, थैंक यू, जय हिंद। आप सभी साथियों का प्रयास ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ रिवीजन टेस्ट 3 का सॉल्यूशन, सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 116, साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पत्ति है, यानी इसने पूछा है साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पत्ति यानी जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट पूछा है। क्या पूछा है? साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पत्ति, यानी पूछा है जीडीपी नहीं पूछा है इसने, एनडीपी पूछा है। क्या पूछा है? एनडीपी पूछा है। साधन लागत पर शुद्ध यानी एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट पूछा है, और इसने दे क्या रखा है? एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट माइनस विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय। तो यहाँ आपका आ जाएगा एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट दे रखा है, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट बराबर एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट माइनस विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन यानी एक्स माइनस एम है। एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट जीएनपी माइनस एक्स माइनस एम, जीएनपी में से नहीं आएगा ये, एनएनपी माइनस यदि इसमें से ये निकाल देंगे तो आ जाएगा, तो आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा ए, ये ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद। साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल जीएनपी किस पर पूछा है? फैक्टर कॉस्ट पर। तो जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट पूछा है, तो ये हो जाएगा जीएनपी एट मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी। तो यहाँ कौन सा बैठ रहा है? इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडीज, इसमें भी ये वाला आंसर राइट हो जाए। नेक्स्ट है, उत्पादन विधि से राष्ट्रीय आय को ज्ञात करने में निम्न को शामिल नहीं किया जाता है। उत्पादन विधि से राष्ट्रीय आय ज्ञात करने की विधियां कौन कौन सी हैं? देखो, एक है उत्पादन विधि, एक है आय विधि, एक है व्यय विधि। तो 3 विधियां राष्ट्रीय आय को ज्ञात करने के हैं, जिनमें से इसने पूछा है उत्पादन विधि से राष्ट्रीय आय को ज्ञात करने में शामिल नहीं किया जाता। कृषि उत्पाद को, मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य, कृषि उत्पाद को, अंतिम उत्पाद को, कानूनी तरीके से प्राप्त आय को। तो मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य को शामिल नहीं किया जाता है। 1949 में गठित राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे?
तो इसके अध्यक्ष थे पीसी महालनोबिस। कौन थे? पीसी महालनोबिस इसके अध्यक्ष थे, राष्ट्रीय समिति के अध्यक्ष। नेक्स्ट है, एनडीपी प्राप्त करने के लिए जीडीपी से किसको, तो देखो जीडीपी से किसको घटाया जाएगा, तो एनडीपी बराबर, देखो डीपीडीपी बराबर है, ये क्या है नेट है, ये क्या है ग्रोस है। तो ग्रोस को नेट बनाने के लिए अपन क्या करते हैं, इसमें से क्या घटा देंगे, डेप्रिसिएशन घटा देंगे, यानी मूल्यह्रास। क्या घटा देंगे, मूल्यह्रास। मूल्यह्रास क्या होता है, किसी भी वस्तु को यदि अपन काम में लेते हैं तो उसमें घिसावट होता है, तो मूल्य में जो कमी आती है, मूल्य में ह्रास, मूल्य का घटना यानी गिरावट आ जाएगा। तो आंसर मूल्यह्रास। जीवन सूचकांक की भौतिक गुणवत्ता से संबंधित अर्थशास्त्री हैं, यानी यहां पूछा है PQLI से संबंधित, जीवन सूचकांक की भौतिक गुणवत्ता से संबंधित अर्थशास्त्री हैं। फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स की बात कर रहा है ये, तो इससे संबंधित है फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, यानी इसको शॉर्ट में बोलते हैं PQLI, और इससे संबंधित हैं डेविड मॉरिस। PQLI से संबंधित नहीं है, PQLI से संबंधित नहीं है जीवन प्रत्याशा, प्रति व्यक्ति आय, शिशु मृत्यु दर, साक्षरता दर। तो इसमें प्रति व्यक्ति आय है, जीवन प्रत्याशा, शिशु मृत्यु दर, साक्षरता दर, जीवन प्रत्याशा, जीवन प्रत्याशा, प्रति व्यक्ति आय, एक मिनट, जीवन प्रत्याशा संबंधित नहीं है पूछा है, तो ये तो है, ये भी है, इसका मतलब ये नहीं है, तो आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, प्रति व्यक्ति आय। कौन सा हो जाएगा, प्रति व्यक्ति आय। जीवन प्रत्याशा इससे संबंधित है, साक्षरता दर है, शिशु मृत्यु दर है, इसके 3 आयाम है, इसके अलावा ये नहीं है प्रति व्यक्ति आय। PQLI द्वारा मापन होता है केवल स्त्री साक्षरता, कृषि प्रति व्यक्ति आय, किसी देश के निवासियों के कल्याण की गुणवत्ता। ए आंसर राइट है इसका। उपचारात्मक शिक्षण, ये अपना नहीं है क्वेश्चन, टीचिंग मेथड का क्वेश्चन है ये। 125 विद्यार्थियों की रुचि कौन सा निदान, ये भी नहीं है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली किस राज्य में अधिक सफल रही, सार्वजनिक वितरण प्रणाली किस राज्य में अधिक सफल रही, छत्तीसगढ़। प्रत्यक्ष लाभ स्थान, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, DBT, तो ये लागू की गई थी 1 जनवरी 2013 से, 1 जनवरी 2013 से। सरकार द्वारा उत्पादक को बाजार कीमत की अनुपूर्ति के लिए किया गया भुगतान, अनुपूर्ति यानी उसको उत्पादक वस्तु का उत्पादन करने वाले को क्या मिलती है, सब्सिडी मिलती है, यानी अनुदान मिलता है, सब्सिडी। कृषि उपज मंडी समितियों के उद्देश्य हैं, कृषि उपज मंडी समितियों के उद्देश्य हैं किसानों को उपज का उचित मूल्य दिलवाना, कृषि विपणन आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ करना, किसानों को यार्डों में सुविधाएं उपलब्ध करवाना, उपयुक्त सभी। भारत सरकार द्वारा एकीकृत बाल विकास सेवा किस स्कीम की शुरुआत कब की गई, तो ये शुरुआत की गई थी 2 अक्टूबर 1975, ये राइट है ए। नवीकृत सार्वजनिक वितरण प्रणाली का आरंभ, नवीकृत तो नवीन वाले का हुआ था 1992। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का मूल उद्देश्य क्या है,
तो वह वितरण प्रणाली खाद्यान्न प्रबंधन से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो खाद्यान्नों का प्रबंधन व उचित मूल्यों पर खाद्यान्नों का वितरण, ये राइट आंसर है। बफर स्टॉक की अवधारणा की शुरुआत कौन सी पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई? बफर स्टॉक क्या होता है? आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए जो खाद्यान्नों का भंडार रखा जाता है वो होता है बफर स्टॉक। और बफर स्टॉक की ये व्यवस्था की थी चौथी पंचवर्षीय योजना में। शांता कुमार समिति का संबंध किससे है? तो भारतीय खाद्य निगम के नवीनीकरण से है। ये फिर टीचिंग मेथड के क्वेश्चन। थैंक यू।